Hello students, in this video we are going to discuss numerical problem number 23rd from chapter Moving Charges and Magnetism from Newton ISC Physics. Friends, before I discuss with this problem would also require an insight to the three-dimensional sense of direction. So with this problem I will try to explain to you all the three-dimensional direction sense, often referred as Cartesian coordinate system. So let's first review the problem. What is the problem? Problem कहता क्या है, और फिर हम लोग रिव्यू करेंगे थ्री डायमेंशनल सिस्टम को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कि डायरेक्शंस कैसे इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, और फिर इसके बाद हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे. चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन है विच इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट in a horizontal plane, and while it is moving in a horizontal plane it enters in a region which has got horizontal magnetic field of 0.34 Tesla, which is directed towards north with a speed of 2 into 10 to the power of 7 meter per second. And then the question asks you three problems. The first problem says you have to find out the magnitude and direction of the force on the proton. Second, it says that the radius of proton's path, and third, the lateral displacement suffered by the proton while moving towards 0.20 meter towards east. मेरे किसी एक स्टूडेंट ने इसका थर्ड पार्ट प्रॉब्लम को मैं पूछा हुआ, तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते. बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, try to understand what do I mean by a horizontal plane. Students, horizontal plane happens to be the ground. तो मैंने ये ग्राउंड और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने ये ड्रॉ कर दिया है. अब बच्चों, इस ग्राउंड में या इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन, और मैं कई बार उस परपेंडिकुलर लाइन को, जिससे आप ज्यादा एक्वेंटेड होते हैं, एक ये वाली लाइन, इसको मैं कहता हूं स्लीपिंग लाइन, और एक ये वाली लाइन जिसको मैं ज्यादातर कहता हूं स्टैंडिंग लाइन. ये तो दो ये रेक्टेंगुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं तो ये इस प्लेन में ड्रॉ जो मैंने दो लाइनें करी हैं, ये दोनों लाइनें, एक लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, और दूसरी वाली लाइन ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है. तो किसी भी हॉरिजॉन्टल या किसी भी प्लेन में ड्रॉन टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन being standing, one being drawn vertically, another being drawn horizontally, sleeping line, they represents respectively y and x axis. Sleeping line x axis, standing line y axis, horizontal line x axis, vertical line y axis. बच्चों, ये सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको समझ के चलना है. यही कार्टेशियन साहब का थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है. और बच्चों, इस प्लेन से जो भी चीज वर्टिकली अपवर्ड निकलती है, ये जिसको मैंने ड्रॉ किया, ये प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटसाइड है, आउटवर्ड है. तो प्लेन से जो कुछ भी आउटवर्ड निकलता है, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, इज कॉल्ड एज जेड एक्सिस. तो बच्चों, ये इस तरह से हमारे पास थ्री डायमेंशनल सिस्टम है. तो कोई भी चीज जो आउटवर्ड निकलता है प्लेन से, उसको जेड एक्सिस, और कोई भी चीज जो प्लेन के अंदर जाती है उसको आप माइनस जेड एक्सिस कहते थे. बच्चों, ये माइनस जेड एक्सिस है. तो ये एक स्पेसिफिक सेंस ऑफ डायरेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. प्लीज इस सिस्टम को जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा. बिलीव करिए, ज्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सेंस मिसिंग होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मिसिंग होता है. ये आई कैप, ये जे कैप, और फिर यही जेड एक्सिस को आप के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. ये रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिस्पेक्टिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स डायरेक्शन. क्लियर? अब बच्चों,
इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो एक मैंने एरो ड्रॉ किया है, ये एरो ईस्ट वेस्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नॉर्थ साउथ लाइन को। तो ये बच्चों जो आप ये जो मैंने एरो ड्रॉ किया है, ये वेस्ट डायरेक्शन और इधर की तरफ राइट साइड पे ईस्ट, और इसमें ये नॉर्थ और ये साउथ, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली ईस्ट डायरेक्शन जो है किसी भी प्लेन का आई कैप डायरेक्शन हो गया, वेस्ट माइनस आई कैप हो गया। तो जब आप ईस्ट की बात कर रहे हैं तो ये आई कैप हो गया, और जब आप वेस्ट की बात करते हो तो ये माइनस आई कैप हो गया। बच्चों इसी तरह से जब नॉर्थ की मैं बात करूंगा तो ये जे कैप हो गया, और साउथ की बात करूंगा तो ये माइनस जे कैप हो गया। और कोई भी चीज जो प्लेन से वर्टिकली आउटवर्ड्स निकला, जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूं, तो ये क्या हो गया आपका आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन। बच्चों इसे आउटवर्ड्स कहते हैं, अपवर्ड्स नहीं कहते हैं, प्लीज टेक केयर। ये आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन है। ये जो स्पेशली जो न्यूटन फिजिक्स में ये थोड़ा सा डायरेक्शन सेंस के साथ प्रॉब्लम है कि उन्होंने आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स में बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। अपवर्ड्स हमेशा अलोंग द प्लेन होता, तो नॉर्थ का जो डायरेक्शन आ रहा है ना बच्चों, वो अपवर्ड्स कहलाता है। और जो साउथ की तरफ कोई भी चीज डायरेक्टेड होती ना, ये डायरेक्शन, इसे आप डाउनवर्ड्स कहते हो। तो इस बात को ध्यान रखना। और कोई चीज जो प्लेन के अंदर जा रही होती उसको इनवर्ड्स या इनटू द प्लेन। तो अगर आपको डायरेक्शन सेंस क्लियर है तो आपको आंसर्स लिखने में भी क्लैरिटी होगी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी क्लैरिटी होगी। और बच्चों जो आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन है उसको के कैप, और जो इनटू द प्लेन है, इनवर्ड्स इनटू द प्लेन है, वो माइनस के कैप। तो ये एक बेसिक सेंस ऑफ डायरेक्शन है। अगर आप इसको समझ लेंगे, इसको ग्रास्प कर लेंगे, द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग विल बिकम मच मोर इजियर देन व्हाट यू कैन थिंक अबाउट। तो ये वो स्लीपिंग लाइन है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये स्टैंडिंग लाइन है आपको वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए, आई होप दिस स्मॉल डिस्कशन ऑन टू द 3D-3 dimensional या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम will assist you for further number of numerical problem, and especially with this problem also. अब इसमें क्वेश्चन क्या रहा है? इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन इज मूविंग टुवर्ड्स इट। तो बच्चों जब ये प्रोटॉन इज मूविंग टुवर्ड्स, सो विथ व्हाट वेलोसिटी इज इट मूविंग? So it is moving, this is the proton, the black color dot, so it is moving towards east, something like this, okay? So this proton is moving towards east. I'm just showing with black dots. Is moving towards east with a velocity of 2 into, with a speed of 2 into 10 to the power of 7 meter per second. So proton moving towards east in a horizontal plane enters a magnetic field of 0.34 टेस्ला डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो बच्चों यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसे डायरेक्टेड है? वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो बच्चों ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यही तो नॉर्थ डायरेक्शन मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये जो डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट का डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में मूव करते हुए ये इलेक्ट्रॉन आपको मैंने बना के दिखाया था, इलेक्ट्रॉन का पाथ है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो अगर मैं वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखने चलूं तो बच्चों ये वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी? किधर की तरफ मूव कर रहा है? ये ईस्ट का डायरेक्शन था ना, ईस्ट यानी कि आई कैप, यही तो सिखाया। तो वेलोसिटी या स्पीड कितनी दी हुई थी? स्पीड दी हुई थी 2 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन इज मूविंग 2 into 10 to the power of 7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट हो गया आई कैप। और इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो किधर की तरफ डायरेक्टेड है? वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये नॉर्थ साइड है। तो बच्चों नॉर्थ साइड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? अगर तुमने अभी याद हो तो मैंने अभी तुम्हें बताया था जे कैप से बच्चों। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 0.34 टेस्ला जे कैप। ये मीटर पर सेकेंड।
और मुझसे पूछा कि मुझे बताना है कि बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर करेगा तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो बच्चों तुम लोगों ने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, पढ़ा है ना। और ये तो मैग्नीट्यूड था, और जब मैंने तुम लोगों को ये फॉर्मूला बताया था तुम्हें मैंने इसका वेक्टर फॉर्म भी बताया था, क्यू वी क्रॉस बी। और मैंने तुमसे बताया था कि ये जो फोर्स वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट होता है वी क्रॉस बी का, यानी दिस फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हिच कंटेन्स द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। रेफर करो उस थ्योरी की क्लासेस को, देखो नोट्स को। अब Q कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज बच्चों कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम का। वेलोसिटी बच्चों कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड आई कैप। डायरेक्शन सेंस देखो, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ और वो कितना है 0.34 टेस्ला जे कैप। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहीं से मुझे डायरेक्शन सेंस निकल के आ जाएगा, और देखो मुझे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम चाहो तो वो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जानबूझ के नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उसका वेक्टर फॉर्म को भी इस्तेमाल करना सीखो। तो अब 1.6 और इसको जब सॉल्व करो देखो, तो आपने सॉल्व करो कैलकुलेटर में चेक करो तो इट इज गोइंग टू कम आउट एज 1.088 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -12 न्यूटन। ठीक है, और देखो बच्चों यहाँ आई क्रॉस जे है ना, तो याद करो जब आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा था तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के रूल भी बताया था आई जे के। तो आई क्रॉस जे विल गिव यू के, अगर ये रूल याद हो तो यहां से देखो आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे विल गिव मी के। तो this is the force which this proton is going to experience, and this force is going to be directed in the direction of k cap. What is k cap बच्चों? अगर तुम देखोगे तो k cap is something that is vertically outward, sorry, is it outward from the plane. That means ये electron while moving towards the east side will begin to move आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन। सो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ सर्कुलर आर्क में घूमेगा, और हो सकता है ये ऐसे पूरा सर्किल कंप्लीट कर ले, लेकिन मैं अभी उस सर्कुलर आर्क की तरफ ये घूम रहा है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू मूव अलोंग दिस वर्टिकल सर्किल, इट विल ट्रेस अ वर्टिकल सर्किल इन द एयर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो 1.09 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, तो 1.08 इंटू 10 टू द पावर। और के कैप, अब देखो बच्चों ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये वर्टिकली अपवर्ड्स के बजाय क्या होना चाहिए था आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन। दैट वुड हैव बीन अ बेटर आंसर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन एंड दैट इज के कैप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा रेडियस उस प्रोटॉन के पाथ का बताओ। तो रेडियस के लिए R इज इक्वल्स टू mv अपॉन QB लगा दो भाई, रेडियस निकल के आ जाएगा। व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द प्रोटॉन, किताब में दे रखा, न्यूटन फिजिक्स में दे रखा 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -27। वेलोसिटी बच्चों कितनी है प्रोटॉन की, वो दे रखी 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7। चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज आपके पास है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन है, तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी इस पार्ट में नहीं है। इनटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है 0.34 टेस्ला। तो जरा एक बार इसको भी सॉल्व करो, देखो ये निकल के आता है वही आंसर कि नहीं, चेक करो। और बच्चों इसको अगर तुमने सॉल्व किया होगा तो ये निकल के आया होगा 0.625 मीटर। यानी जो ये वर्टिकल सर्किल ट्रेस हो रहा है उस सर्किल का जो रेडियस है बच्चों, वो रेडियस हवा में कितने का बनने वाला है 0.625 मीटर्स का बनने जा रहा है। तो ये तो दो पार्ट थे जो थोड़ा सिंपल थे, और जो बेसिकली जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो थर्ड पार्ट क्रिएट करता है। तो मैं अब थर्ड पार्ट पे लेके चलता हूं उस प्रॉब्लम को। बच्चों थर्ड पार्ट में कह रहा है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है कब, जब ये प्रोटॉन 0.20 मीटर ईस्ट की तरफ मूव कर चुका।
तो चलिए समझते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ। भाई ये जो प्रोटॉन था ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स लगती है जो इसको ऊपर हवा में उठाते जाती है। तो मान लो ये 0.20 मीटर जब ये ईस्ट की तरफ चल चुका होता है, ऐसे यहां से उसके ऊपर फोर्स लगना चालू होती है ये इस जगह से, और जब ये 0.20 मीटर ईस्ट की तरफ चल चुका होता है तो वो कितना हवा में ऊपर उठ गया, समझ रहे हो? तो ये हवा में कितना ऊपर उठ गया, जेड एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेस हो गया, तो ये जेड एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट सफर कर रहा है हमारा प्रोटॉन, यही बच्चों लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहला रहा है इस क्वेश्चन का। तो चलिए इस पार्ट को करते हैं, थर्ड पार्ट। अच्छा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, स्पेशली इसका थर्ड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों तुमने फोर्स निकाल ली थी, ये फोर्स किस डायरेक्शन के अलोंग लग रही थी, के कैप के अलोंग लग रही थी। तो इसी डायरेक्शन मुझे के कैप के डायरेक्शन में ही तो मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ना प्रोटॉन का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं कि इस फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन हमारा प्रोटॉन एक्सपीरियंस करेगा, और उसके लिए यूजिंग न्यूटन्स लॉ। और कांस्टेंट मास पार्टिकल्स के लिए आपको मालूम है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स नहीं अगर लग रही है तो F इज इक्वल्स टू ma। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों, वो हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। कितना फोर्स है, 1.088 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -12 डिवाइडेड बाय द मास। मास कितना है बच्चों, मास आपके पास है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -27। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं चाहूंगा कि आप सॉल्व करो, तो ये निकल के आएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि ये भी फोर्स जिस डायरेक्शन में लगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा, तो ये भी आपका एक्सेलरेशन हो गया के कैप के डायरेक्शन में। अब इस एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है बच्चों, तो अब क्वेश्चन ये है कि z कितना डिस्टेंस ये z के लॉन्ग चल देगा। तो z इज इक्वल्स टू, अब s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आपने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी है, z इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बच्चों z एक्सिस के अलोंग कोई इनिशियल वेलोसिटी तो थी नहीं, तो 0 हो गया, प्लस हाफ whatsoever the acceleration it experience along the z direction into t square। तो मैं अब इस इक्वेशन का यूज करने जा रहा हूं, लेकिन इस इक्वेशन को यूज करने में मुझे t का टाइम नोन होना चाहिए। अब देखो मुझे ये निकालना है कि 0.20 मीटर चलने में उसने कुल कितना टाइम स्पेंड किया है। तो अब इस डायरेक्शन में along the x axis there is no acceleration, it continues to move with the same constant velocity because there is no force along the in the east direction along the positive x axis। So x is equals to whatsoever the initial velocity along the x axis into t plus half at square will be 0। How much displacement does the proton suffers along the positive x axis, that is 0.20। initial velocity आपको दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7। और बच्चों कितना टाइम लगना है वो टाइम ही तो मैं फाइंड करने चला, तो जा सॉल्व करो, टी को निकालो, चेक करो, देखो 10 टू द पावर ऑफ -8 सेकेंड आएगा ये टाइम। अब जितने टाइम में ये 0.20 मीटर चल रहा उतने ही टाइम में तो मैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट जानना चाहता हूं, z एक्सिस के अलोंग कितना वो डिस्प्लेस हो गया, यही तो मैं जानना चाहता हूं। तो देयरफॉर z must be equals to half the acceleration experience is 6.4 into 10 to the power of 14। और बच्चों यहाँ पे 10 to the power of -8 का होल स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 10 to the power of -16। और इसको उठा के सॉल्व करोगे तो ये 3.2 और -10 की पावर -2 meters, or roughly you can say it as 0.032 meters। तो बच्चों ये थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग था समझने के लिए। डायरेक्शन सेंस के बिना आप इसको क्वेश्चन को समझ नहीं सकते हो, सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो काइंडली टेक केयर स्टूडेंट्स। अगर ये सॉल्यूशंस आपको हेल्प करते हैं तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एटलीस्ट 4 अपने दोस्तों को जरूर इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को शेयर करते रहें।
so that it gives me the motivation to keep making such videos to help your understanding. Thank you very much.